हेलो गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अपने कम्युनिकेशन सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पल्स मॉड्यूलेशन हमारा दो तरह का होता है, आप ध्यान रखिए। एक होता है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, and second one is pulse digital modulation. Okay, देखिए ये जो हम लोग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे उसमें हम लोगों ने एनालॉग मॉड्यूलेशन को ही पढ़ना, एक तरह से टॉपिक को ही उठाया है, या यूँ कह लीजिए एक सीरीज़ को उठाया है। तो एनालॉग को हम डिस्कस करेंगे, डिजिटल मॉड्यूलेशन को पूरा अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं थोड़ा सा होता क्या है। तो यहाँ पे पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में आपके तीन मॉड्यूलेशन आएंगे। ये पहला तो रहेगा आपका पैम यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो सेकंड वन रहेगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM, और थर्ड रहेगा PPM, दिस मीन्स पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। एंड अगर हम पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका रहेगा PCM रहेगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दिस इज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एंड सेकेंड वन इज़ डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन। एंड थर्ड वन इज डिफरेंशियल मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना है पल्स मॉड्यूलेशन, और उसके बाद आपको ये दोनों आइडिया लग जाएगा पल्स मॉड्यूलेशन के बाद। और यहाँ पे आपको फिर उसके बाद पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ एंड पल्स पोजीशन, ये आपके किसके कैटेगराइजेशन किया है मैंने, किसका, ये पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन का कैटेगराइज किया है। और यहाँ पे पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन को कैटेगराइज करूँ तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन निकलेगा, डेल्टा मॉड्यूलेशन निकलेगा और डिफरेंशियल PCM निकलेगा। डिफरेंशियल PCM इन द सेंस आपका डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले तो यही जानते हैं पल्स मॉड्यूलेशन है क्या। चलिए बात करते हैं पल्स मॉड्यूलेशन है क्या। तो अभी तक जो आप मॉड्यूलेशन कर रहे थे, अभी तक आप जो मॉड्यूलेशन कर रहे थे उसमें आपको कैरियर क्या लेना था, कैरियर आपका एक साइनोसॉइडल सिग्नल। दिस मीन्स आपका जो सिग्नल था वो साइनोसॉइडल था, जिसको हम लोग बोलते थे C of t is equals to AC cos 2 pi FC प्लस phi c। ये कुछ ऐसा सिग्नल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसी सिग्नल को एज अ कैरियर हम लोग मान के चलते थे। ठीक है, तो इसीलिए, और ये सिग्नल जो है ये साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो इस सिग्नल, ये सिग्नल क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल है, नहीं है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, दिस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि आपको पता है साइन वेव या कॉस वेव दोनों आपका कंटिन्यूअस वेव होता है, कंटिन्यूअस वेव। तो इसीलिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, तो इन तीनों में, इन तीनों का जो कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया था वो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के फॉर्मेट में किया था। यानी कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन इन द सेंस जो आपका कैरियर रहेगा वो कंटिन्यूअस वेव रहेगी। ठीक है, जो आपका कैरियर रहेगा वो कंटिन्यूअस वेव रहेगी। तो उस कैटेगराइजेशन में हम लोगों ने जो भी एम्पलीट्यूड सीखा है, या यूँ कह लीजिए जो भी फ्रीक्वेंसी या फेज मॉड्यूलेशन, इन तीनों के बारे में जब भी बात की थी तो वहाँ पे कैरियर को एट इट इज हम लोगों ने यही माना था, कंटिन्यूअस वेव। लेकिन यहाँ पे जो मॉड्यूलेशन सीखना है वो पल्स मॉड्यूलेशन सीखना है। तो पल्स मॉड्यूलेशन में अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा पल्स मॉड्यूलेशन क्या फिर बनेगा। यानी पल्स मॉड्यूलेशन में आपका जो सिग्नल रहेगा, यानी कैरियर सिग्नल रहेगा, वो आपका एक पल्स ट्रेन के फॉर्मेट में रहेगा।
क्या रहेगा, एक पल्स ट्रेन के फॉर्मेट में रहेगा। क्यों भाई, रहेगा नहीं रहेगा? तो यानी पल्स मॉड्यूलेशन इन द सेंस ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें कैरियर एक पल्स की तरह होता है, वो आपका कंटिन्यूस वेव नहीं होता है, वो आपका एक पल्स वेव होता है। तो ऐसे मॉड्यूलेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पल्स मॉड्यूलेशन, या यूँ कह लीजिए पल्स मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में वो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखिए कुछ बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पल्स के बारे में जानना। तो पल्स है क्या, पल्स बेसिकली क्या है, तो वो एक सिंगल वैल्यू पे एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू हायर जाएगी और उसके बाद वो फिर लो आ जाएगा, फिर वो हाई जाएगा, फिर वो लो हो जाएगा, और ये एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का कंटिन्यूस सिग्नल बना रहा होगा। कंटिन्यूस नहीं, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल होगा जो हर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद अपनी वैल्यू को एक्वायर करेगा। ठीक है ना, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। इन द सेंस इस टाइम पीरियड पे आप देखिए तुरंत वैल्यू यहाँ से, मान लीजिए एम्पलीट्यूड अगर मैं मान लूँ इसका AC है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे तुरंत AC एम्पलीट्यूड हो गया है और एक पर्टिकुलर टाइम तक यही एम्पलीट्यूड एक्वायर रखेगा और उसके बाद ये अपनी वैल्यू को मान लेते हैं T1 है और ये T2 टाइम है, तो इस T2 टाइम पे ये अपनी एज को फॉल करेगा। और मे भी देखिए दो तरह की एजेस हो सकती हैं, अभी डिस्कस करना है हम लोगों को, तो ये अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है, इंस्टेंट चेंज करेगा, आपका कंटिन्यूस वे में चेंज नहीं करेगा। इस वजह से ये पल्स है और वो कंटिन्यूस है। वहाँ पे वैल्यू आपको पता थी, आपकी वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती हैं। तो अगर इस टाइम पे देखिए कुछ और वैल्यू है, उसके बाद कुछ और है, उसके बाद कुछ और है, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम होगी, तो ये कंटिन्यूस वे में बढ़ भी रही है और कंटिन्यूस वे में घट भी रही है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे सडन चेंज आएगा आपकी वैल्यूज में। सो इट इज़ अ पल्स ट्रेन। ओके, दिस इज अ पल्स ट्रेन। अब देखिए पल्स ट्रेन दो तरह की हो सकती है। हो सकता है आपके पास जो पल्स ट्रेन है उसमें पॉजिटिव एज भी हो और नेगेटिव एज भी हो। जैसे अगर मैं ओरिजिन लाइन या यूँ कह लीजिए एक्स एक्सिस यहाँ पे बना दूँ, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे बना दूँ तो देखिए ये पॉजिटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, ये पॉजिटिव एज है, ये नेगेटिव एज है, ये पॉजिटिव एज है, ये आपका नेगेटिव एज है ना। तो आपकी वेव ऐसी भी हो सकती है। और दूसरी वेव कैसी हो सकती है भाई, देखते हैं। दूसरी टाइप का जो आपका सिग्नल रहेगा उसमें आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये ओनली पॉजिटिव या ओनली नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कि कोई आपके पास पल्स ट्रेन है जिसमें केवल पॉजिटिव एज ही हैं या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एजेस भी हैं, नेगेटिव एजेस हैं, तो आपकी कुछ पल्स ट्रेन ऐसी भी हो सकती हैं और आपके पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वाली कंडीशंस भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पल्स मॉड्यूलेशन है बेसिकली उसमें इतना समझना है कि आपका जो कैरियर रहेगा वो एक पल्स ट्रेन रहेगा। क्लियर है, कैरियर जो एक रहेगा वो पल्स ट्रेन रहेगा, इसी वजह से इसको हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब आते हैं पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन में। तो एनालॉग बोलना है तो भाई उसमें हम किसी भी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, देखिए मैंने कैरियर पे रिस्ट्रिक्शन डाला है कि यहाँ पे कैरियर पल्स ही रहेगी, लेकिन मैंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। वो साइन वेव भी हो सकता है या यूँ कह लीजिए साइनसॉइडल सिग्नल भी हो सकता है या नॉन साइनसॉइडल सिग्नल भी हो सकता है। तो उस केस में अगर मान लीजिए साइनसॉइडल हुआ या नॉन साइनसॉइडल हुआ, उस दोनों केस में आपका जो है जो पैरामीटर चेंजेस होंगे भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रहेगा ना। एम्पलीट्यूड है कैरियर का और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, है ना। तो इन दोनों को आप या यहाँ पे फेज भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर यहाँ पे भी निकल के आएंगे। पहला पैरामीटर जो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रहेगा, यानी इसके एम्पलीट्यूड में लेवल में चेंजेस आएंगे। सेकेंड वन इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी इसकी विड्थ में चेंजेस आएंगे। एंड थर्ड वन इज पल्स पोजीशन है मॉड्यूलेशन, तो इसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हम लोगों को सीखनी है और देखते हैं फिर कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके पहले थोड़ा सा एक और बात करनी हमें बाकी है, सैम्पलिंग थ्योरम क्या होती है। तो सैम्पलिंग थ्योरम भी हम लोग को सीखनी है। चलिए उस पर ही पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए बात करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम पे। मान लीजिए आपके पास कोई सिग्नल है, ठीक है, सपोज साइनसॉइडल सिग्नल ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो साइनसॉइडल सिग्नल ये होगा। अब सपोज इसकी आप सैम्पलिंग करा रहे हो, सैम्पलिंग आप समझते हो इसको टुकड़ों में डिवाइड करना है, सैम्पल्स इसके बनाना।
तो मान लीजिए मैंने पहला सैंपल बनाया, दूसरा सैंपल बनाया, थोड़ा दूर बनाता हूँ, थर्ड सैंपल बनाया, फोर्थ सैंपल बनाया और फिफ्थ सैंपल बनाया। ऐसे मैंने सैम्पलिंग इसकी कर रखी है, ठीक है। ये सपोज सैम्पलिंग मैंने इसकी कर दी। ठीक है भाई, ये सैंपल्स मैंने इसके बना रखे हैं। सपोज ये सैम्पलिंग मैंने की है, तो अब इस पहली बात तो समझ लीजिए है क्या, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल था, इसको हमने सैंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जब सैंपल्स में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो हर दो सैंपल्स के बीच के टाइम को बोलते हैं सैम्पलिंग टाइम पीरियड, ठीक है। यानी एक सैंपल लिया और उसके बाद जब आपने दूसरा सैंपल लिया तो जितने टाइम के बाद लिया है वो आपका सैम्पलिंग पीरियड कहलाता है, ठीक है। दिस इज सैम्पलिंग पीरियड। ठीक, तो ये सैम्पलिंग पीरियड हो गया। तो आप इससे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हो, यानी एफ का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में आप जितने सैंपल ले रहे होगे, है ना। यानी सैम्पलिंग पीरियड क्या है, दो सक्सेसिव आपका सैंपल्स के बीच में जो टाइम आपको लगता है वो आपका सैम्पलिंग पीरियड कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे आप क्या करते हो भाई, एक सेकंड में जितने भी आप सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो वो आपका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, अब आप समझिए। मान लीजिए इसका हाईएस्ट कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है W है। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी वेरिएबल सिग्नल है सपोज कहीं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल सिग्नल है, हाँ ठीक है, मान लेते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, या यूं कह लीजिए जो इसका हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो W है, कोई भी सिग्नल रहा होगा। तो उस केस में आपका अगर इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल है, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है वो क्या है, W है। मान लीजिए दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ठीक है, वो W है। तो सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है कि इस सिग्नल को आप अगर पूरा एक्वायर करना चाह रहे हो तो उस केस में आपका जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो इसके, यानी आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ट्वाइस से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। आप समझ में आई बात। यानी सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहती है, सैम्पलिंग थ्योरम कहती ये है कि किसी भी सिग्नल के लिए, किसी भी बैंड लिमिटेड सिग्नल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ट्वाइस से आपको ज़्यादा ही रखनी है, या यूँ कह लीजिए मिनिमम वैल्यू इसका ट्वाइस रहेगी। समझ में आई बात कुछ। यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल। क्लियर हो गया। अब आपको समझ लेना है क्या है भाई कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, जो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या यूँ कह लीजिए सैम्पलिंग, अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल दैट वी कैन ओवरऑल सिग्नल बी एक्वायर ड्यूरिंग द सैम्पलिंग। ठीक, यानी सैम्पलिंग में आप सिग्नल को तभी पूरा रिकवर कर पाओगे जब आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसमें प्रेजेंट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के ट्वाइस से ग्रेटर होगी। क्लियर है भाई, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, यस और नो। अब देखिए यही आपका नाइक्वेस्ट रेट भी है, आपसे कभी कभी पूछ लेता है नाइक्वेस्ट रेट बताइए, तो सैम्पलिंग पीरियड या सैम्पलिंग रेट इसको बोल सकते हैं, सैम्पलिंग पीरियड या सैम्पलिंग रेट। ठीक है, तो यहाँ पे नाइक्वेस्ट रेट भी क्या है, नाइक्वेस्ट रेट भी आपका क्या होगा, नाइक्वेस्ट रेट। अब फ्रीक्वेंसी को अगर हमें 1/Ts लिख दूं तो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से Ts शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, ये आपका हो गया नाइक्वेस्ट रेट। ठीक है, तो ये ओवरऑल डिस्कशन आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि सैम्पलिंग थ्योरम क्या है, और कभी कभी लैंग्वेज ही, बुकिश लैंग्वेज तो समझ में ही नहीं आती, जब तक कोई समझाए ना
तो आपको ध्यान ये रखना है कि भैया सैम्पलिंग थ्योरम है क्या, सैम्पलिंग थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बोली गई, आपको याद यही रखना है कि जो सिग्नल में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका ट्वाइस जो है, उसके ट्वाइस से हमें अपना फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को रखना है, ज़्यादा ही ज़्यादा रखना है, मिनिमम वैल्यू तो इतनी होनी ही चाहिए। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई आपकी सैम्पलिंग थ्योरम। अब हम लोग को जो बात करनी है वो आपकी बात करनी है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। चलिए उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लेते हैं आपके पास दो सिग्नल थे। ठीक है, आपके पास दो सिग्नल थे, एक तो आपका पल्स ट्रेन ही रहेगा, एक आपकी पल्स ट्रेन रहेगी, यस और नो। पल्स ट्रेन आपकी, सपोज मैं मान लेता हूं जो सैम्पलिंग आपने कर रखी है, ठीक है, जो आपने सैम्पलिंग कर रखी है। चलिए पल्स ट्रेन तो आपकी क्या रहेगी, पल्स ट्रेन आपकी कुछ इस तरह रही होगी, मान लेता हूं मैं। ये आपकी पल्स ट्रेन रही होगी। अच्छा, आपके पास मान लीजिए कोई सिग्नल था, इस टाइप का सिग्नल था, आपने इसको सैंपल कर दिया, तो सैंपल करने के बाद आपके पास जो सिग्नल बचेगा वो आपका क्या बचेगा, कुछ ऐसा टाइप का बचेगा। इस टाइप का कुछ सिग्नल आपके पास बचेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये सिग्नल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है भाई, और ये आपके पास पल्स ट्रेन है। आपने इसको सैंपल किया है और कुछ ऐसे सैंपल किया है कि आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर रहे हो, सैम्पलिंग थ्योरम को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो अब इनका मॉड्यूलेशन जब होगा तो मॉड्यूलेशन होने के बाद देखिए क्या होगा, ये सुपर इम्पोज होगा इस पे, तो सुपर इम्पोज होने के बाद देखिए क्या कैटेगराइजेशन होता है इसमें। देखिए एम्पलीट्यूड लेवल, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो एम्पलीट्यूड में चेंजेस आएंगे, देखते हैं कैसे आएंगे। तो जब ये इसको यहाँ पे अप्लाई कराएंगे, तो देखिए ये कुछ इस टाइप से बन गया। तो ये पल्स ट्रेन जो है, पल्स ट्रेन के ऊपर ये सिग्नल जो है सुपर इम्पोज हो और ये आपकी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आ गई है। ठीक है, तो देखिए कुछ खास नहीं है, जैसा उसमें हम लोग कर रहे थे वैसे ही इसमें कर रहे हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान यही रखना है कि भाई आपका सिग्नल जो है वो जो कैरियर है वो आपका पल्स ट्रेन है और सिग्नल आप उसको सैम्पलिंग कराओगे, उसके बाद आप उसको सुपर इम्पोज कराओगे तो आपके पास सिग्नल यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। अच्छा चलिए बात कर लेते हैं इस पे तो हमने बात कर ही ली कि हमारी वेवफॉर्म क्या बन रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं पैम को हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पैम को जनरेट यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पैम को जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एंड गेट लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज एंड गेट, और यहाँ पे एक पे आपको पल्स देनी पड़ेगी और दूसरे पे आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देना पड़ेगा। तो अब ये सिग्नल इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, है ना,
ये सिग्नल इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा और यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन सिग्नल मिलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन सिग्नल मिलेगा तो हम आप इसको किस में भेजेंगे, इसको पल्स शेपिंग नेटवर्क में भेजेंगे, यानी जो एम्पलीट्यूड लेवल में चेंजेस आएंगे, फ्लैट टॉप हमें चाहिए होते हैं ना, तो फ्लैट टॉप हमें चाहिए होते हैं, तो इस वजह से उसको पल्स शेपिंग नेटवर्क में भेजेंगे तो ये उसके टॉप को फ्लैट कर देगा और हमें पैम सिग्नल दे देगा। बात समझ में आ गई? यानी सबसे पहले क्या करना है, पल्स लेना है, जो भी पल्स ट्रेन है आपके पास, और उसको आपको क्या करना है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ एंड गेट में एंटर करा देना है। जो आउटपुट पे आपको मिलेगा वो एक तरह का पैम सिग्नल ही मिलेगा, बट उसमें एम्पलीट्यूड लेवल डिफर रहे होंगे। फ्लैट टॉप इन द सेंस, देखिए पल्स जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आप कराते हो, वो सैम्पलिंग वो कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन आपको फ्लैट टॉप चाहिए होते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पल्स शेपिंग नेटवर्क में उसको भेजना पड़ेगा और आपको पैम मिल जाएगा। मान लीजिए आप इस पैम का डिमॉड्यूलेशन कराते हो, तो डिमॉड्यूलेशन में आप मान लीजिए इसका डिमॉड्यूलेशन कराना चाह रहे हो, तो आपके पास होगा क्या, आपके पास पैम सिग्नल होगा, आप इसको डायोड डिटेक्टर में भेज देंगे। इसको आगे पढ़ना है हमें भी, डायोड डिटेक्टर में भेज देंगे और उसके बाद इसका फिल्टर करा देंगे, यानी लो पास फिल्टर से। फिर आपको डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल, या यूँ कह लीजिए आपको ओरिजिनल सिग्नल मिल जाएगा, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपके पास मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये इसका डिमॉड्यूलेशन हो गया, ये आपका इसका मॉड्यूलेशन हो गया। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। अब आते हैं ज़रा यहाँ पे, देखते हैं इसमें एप्लीकेशन या इसमें कमियां क्या क्या हैं, क्यों ये हम लोग यूज़ करते हैं, और जहाँ पे करते हैं वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और आपको अच्छे से पता है कहीं भी अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा है तो वहाँ पे नॉइस इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब नॉइस इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में भैया, उस केस में आपको नॉइस का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन वर्स्ट मिलेगी, है ना। तो इस वजह से एक तो यही सबसे बड़ी खामी इसकी यही है। दूसरी बात यहाँ पे देख लिया, अभी मैंने बताया था फ्लैट टॉप, तो देखिए यहाँ पे पल्स शेपिंग नेटवर्क लगाया तो है, लेकिन पल्स शेपिंग नेटवर्क क्या उतना वेरिफिकेशन, उतना एक्यूरेसी के साथ काम कर पाएगा? तो इसमें भी फ्लैट टॉप हमें थोड़ा सा हैजी ही मिलते हैं। तो इस वजह से हम इसको जो पल्स मॉड्यूलेशन है उसमें फ्लैट टॉप मिलने चाहिए, एक्यूरेट फ्लैट टॉप मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्लैट टॉप नहीं मिल रहे हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा, ये भी एक खामी है कि यहाँ पे आपको फ्लैट टॉप नहीं मिलते हैं पल्स में। एंड अब हम अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन इसके आपके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, ठीक है, यूज़ होता है, और आपका इंटरमीडिएट सिग्नल्स में, सर्किट्स में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खास यूज़ नहीं है कि इसका अलग से कोई खास यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पैम सिग्नल हो गया, यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया है। आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पल्स विड्थ को और पल्स पोजीशन को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग डिमॉड्यूलेशन आएंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन का, ठीक है, और उसमें भी देखते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर वगैरह कैसे कैसे मॉड्यूलेटर हमारे पास या मॉड्यूलेशन हम लोग कराएंगे। उसमें जो भी सर्किट्स यूज़ होंगे उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।